गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से हम वीडियो लेके आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए आई रियली सॉरी माय फ्रेंड्स। अब हम लोग आ गए हैं, फिर से उसी तरीके से ताबड़तोड़ तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक लेक्चर 8 तक यानी 8 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। ये 9th वीडियो है जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। क्लास 8 या जितने वीडियो आपको गए हैं हिस्ट्री के लेक्चर 8 तक, उसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कंप्लीट कर लिया था। बस उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई थी जिसको मैंने कहा था कि आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जो टाइम ड्यूरिंग था लिखा हुआ है 2500 से 1750 BC तक था। इससे रिलेटेड इसको सबसे पहले किसने खोजा था, क्या सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ नोट्स को यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियां थी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी। यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और इसकी खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों क्या थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी थी। तो ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। तो ये दोनों राजधानी थी, तो इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से, ठीक ना? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। तो ये तो प्रशासनिक राजधानी थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गई। इसको आप लोग लिख लीजिए। हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। प्रशासनिक राजधानी के अलावा वाणिज्यिक राजधानी भी होती है। वाणिज्यिक राजधानी इन द सेंस कि जहां से व्यापार होता है, ठीक। तो आप लोगों को पता है लोथल जो गुजरात में पाया जाता है, बंदरगाह के पास, जहाँ से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। यानी यहाँ से पता चला लोथल से कि सिंधु घाटी सभ्यता से उस समय भी आयात निर्यात हुआ करता था। यानी लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी व्यापार किया करते थे। तो यानी इसकी जो व्यापारिक राजधानी हुई, व्यापारिक या इसी को हम लोग कह सकते हैं वाणिज्यिक जो राजधानी हुई, क्या हुई? इसकी वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी इसकी हो गई लोथल, जो गुजरात में मिला हुआ था, ठीक। लोथल, इसको करिए आप लोग। तो ये हो गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रशासनिक राजधानियां थी। इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता था। व्यापारिक या वाणिज्यिक राजधानी लोथल थी जो गुजरात में थी। इसके अलावा आइए दूसरा चीज देखते हैं। आइए अब अगला चीज देखते हैं हम लोग। आइए अगला देखते हैं। तो देखिए अगले पे हम लोग चलते हैं इसके नगर नियोजन व्यवस्था पे। इसके नगर नियोजन व्यवस्था पे यानी सीटिंग प्लानिंग सिस्टम पे। तो हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु, तो देखिए नगर नियोजन सीटिंग प्लानिंग सिस्टम के बारे में इसके देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नगर नियोजन है, यहाँ की जो व्यवस्था है, तो नगर नियोजन के लिए
जिन ईंटों का प्रयोग किया गया उन ईंटों का अनुपात पूछ लेता है। यानी नगर नियोजन के लिए प्रयोग किए गए ब्रिक्स यानी ईंटों का अनुपात पूछ लेता है। तो जो हमारे ब्रिक्स थे यानी ईंटें थे वो लंबाई संबंधे चौड़ाई संबंधे ऊंचाई में थे, यानी 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में ये ईंटें हुआ करते थे। ठीक, यानी लंबाई इसकी 4 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर हुआ करती थी। जो नगर नियोजन के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था उन ईंटों का अनुपात। अच्छा, कौन कौन से ईंटें प्रयोग किए गए? जैसे देखिए ब्रिक्स यानी ईंटों में हम देखते हैं कौन कौन से ईंटें प्रयोग किए गए। ठीक, देख लेते हैं, आइए इधर देख लेते हैं। जैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग रक्षा दीवार, सड़क बनाने में किया गया। यानी जो कच्ची ईंटें थी उनका प्रयोग रक्षा दीवार या सड़क बनाने में किया गया। ठीक, और साथ ही साथ प्रवेश द्वार भी बनाने में किया गया। प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट, प्रवेश द्वार बनाने में किया गया। उसके बाद जो पक्की हुई ईंटें थी, पक्की ईंटों का प्रयोग विशाल भवन बनाने में किया गया। जैसे जो पुरोहित हुआ करते थे उनका जो भवन था उनके भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। मीन्स विशाल पक्की ईंटों का प्रयोग विशाल भवन बनाने में किया गया था। ठीक, अलंकृत ईंटें भी थी। अलंकृत ईंटें ना, ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग एक मात्र स्थान कालीबंगा में किया गया है। कहाँ किया गया है? एकमात्र स्थान क्या है? कालीबंगा में किया गया है इस अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अच्छा, कालीबंगा में भी इस अलंकृत ईंट का प्रयोग क्या बनाने में किया गया है? फर्श बनाने में किया गया है। ठीक, उसके बाद फन्नीदार ईंटें थी। फन्नीदार ईंटें, इन फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किसके लिए किया गया था? फन्नीदार ईंटों का प्रयोग पानी की निकासी के लिए यानी नालियां बनाने के लिए की गई थी। पानी के निकासी के लिए, निकासी यानी नालियां। ठीक, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद 2 टाइप और बच रहा है, वर्गाकार ईंट और एलाकार ईंट, तो इसको कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब देखिए 2 प्रकार का और बच रहा है। ठीक, हेलो सर, वो ले आइए तो डस्टर। तो ये था, रुक दिया क्या वीडियो? ठीक, जो ये हो गया। हाँ, क्या बचा हम लोगों का? हो गया था, मैंने बताया था वर्गाकार ईंट बचा हुआ था। वर्गाकार ईंट। अच्छा, इन वर्गाकार ईंटों का प्रयोग एकमात्र स्थल चहुंदड़ों में किया गया है। अच्छा, ठीक, जो हमारी अलंकृत ईंट है इसका प्रयोग कालीबंगा में किया गया, लेकिन जो वर्गाकार ईंट है इन वर्गाकार ईंटों का प्रयोग एकमात्र स्थल चहुंदड़ों में किया गया है। कहाँ किया गया है? चहुंदड़ों में किया गया है। फिर फन्नीदार ईंटें हो गई हैं, अलंकृत ईंट हो गया, वर्गाकार ईंट हो गया। एक बच रहा है कौन सा ईंट हम लोगों का? तो वर्गाकार हो गया, यहाँ पे कच्ची ईंट थी, ये थी। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। कौन था? हाँ, एल आकार की ईंट थी। कैसी थी? एल आकार की ईंट। एल आकार की ईंट। तो इन जो एल आकार की ईंटें हुआ करती थी, एल आकार की ईंटों का प्रयोग भवन जो होते थे उनके जो किनारे हैं, किनारों में प्रयोग किया जाता था। ठीक, यानी भवनों के
कोनों को मिलाने के लिए या कोनों को बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो यहां तक आप लोग कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। चलिए इसको इरीज करते हैं। अच्छा देखिए, जो भवनों के निर्माण में किन किन ईंटों का प्रयोग किया गया, ईंट की क्या अनुपात है, ये पता चल गई। तो भवन निर्माण के लिए कोई ना कोई प्रणाली तो अपनाई गई होगी ना, कोई ना कोई तो प्रणाली अपनाई गई होगी। तो जिस प्रणाली पर यह आधारित था उसको हम लोग जाल प्रणाली या ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। यानी भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण के लिए प्रयोग प्रणाली क्या थी? तो प्रयोग प्रणाली को हम लोग जाल प्रणाली या इसी को हम लोग ग्रिड सिस्टम बोला करते थे। ग्रिड सिस्टम, ये जाल प्रणाली या ग्रिड सिस्टम का मतलब हुआ करता था कि सड़कें या भवनें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। कहाँ पे? और ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भवनें एक दूसरे को कहाँ या सड़कें कहाँ पे काटा करती थी? तो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं समकोण पर काटे, यानी इसका जो ये प्रणाली, जो जाल प्रणाली या ग्रिड सिस्टम, एक तरीके से शतरंज की तरह था। कैसा था? शतरंज की तरह ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी चीज़ पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, समकोण पे काटा करती थी। तो यहाँ तक तो हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ की भवनों की खासियत थी कि जो भवन हुआ करते थे वो मेन रोड यानी मुख्य सड़क पर नहीं खुला करते थे। मीन्स उसका जो प्रवेश द्वार हुआ करता था, उसका प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की तरफ नहीं हुआ करता था, वो पीछे की तरफ हुआ करता था। जैसे मैं एक फिगर बना के आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक, देखिए, जैसे इस फिगर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, ये फिगर कैसा है देखिए, जिसे हम बना लेते हैं। देखिए ये भवन है, मान लेते हैं 3 भवन हो गए और 3 भवन इधर हो गए। ठीक, तीन भवन इधर हो गए। तो ये जो है बीच में मेन रोड है, तो मेन रोड पे ये भवनें यानी मकान, भवन, बिल्डिंग, ये मेन रोड पे इसके प्रवेश द्वार नहीं हुआ करते थे। इसके द्वार किधर हुआ करते थे? मुख्य सड़क के पीछे की ओर हुआ करते थे। अच्छा, यानी किधर? इस साइड में हुआ करते थे। और जो नालियाँ हुआ करती थी, वे नालियाँ मेन सड़क की तरफ नहीं हुआ करती थी, बल्कि घर के पीछे यहाँ पे नालियाँ हुआ करती थी। यहाँ पे क्या हुआ करती थी? नालियाँ हुआ करती थी। और नालियाँ ढकी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? ढकी हुई हुआ करती थी। ठीक, तो ये हो गया। तो नालियाँ ऐसे ढकी हुई रहती थी और प्रवेश द्वार पीछे की तरफ हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? पीछे की तरफ। अच्छा, इसका मुख्य कारण ये भी था, उस समय सोच रही इतना ज़्यादा ये डेवलप था, इसीलिए तो इसको नगरीय सभ्यता बोला गया, अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया। आज भी बड़े से बड़े शहरों में आप चले जाए तो वहाँ भी मेन द्वार जो होता है, मकान के जो मेन गेट होते हैं वो मेन रोड की तरफ खुलते हैं। और बच्चे अगर चले गए तो गाड़ी आ रहा, धक्का लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। लेकिन उस समय के लोगों को सोचिए, देखिए कि मेन गेट पे नहीं खुला करता था, मेन रोड पे गेट नहीं हुआ करता था, वो गेट पीछे की तरफ हुआ करता था और नालियाँ भी पीछे की तरफ। देखिए कितना ये व्यवस्थित था ये, इसीलिए तो इसको नगरीय सभ्यता बोला गया। और ऐसा हम लोगों के भारत में एक शहर चंडीगढ़ में भी इसी तरीके का पाया जाता है नगर नियोजन। ठीक, इसको आप लोग कर लीजिए, फिगर आप लोगों को समझा रहा होगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया। अच्छा, कर लीजिए इसको आपको। तो यहां तक हो गया। अच्छा देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा
कि इस सभ्यता में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, टीला। एक शब्द प्रयोग हुआ है, क्या? टीला। ठीक, इस टीले शब्द का मतलब क्या था? इस टीले शब्द का मतलब हुआ करता है एक ही स्थान पर जब लोग लगातार रहते थे तो उसी को हम लोग टीला बोला करते थे, रहने वाला स्थान। यानी टीला का मतलब क्या हुआ? रहने वाला स्थान। तो ये हो गया। तो वहां का जो टीला था वो दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में क्या था, पश्चिमी टीला में क्या था, आइए उसको देखते हैं। इसको आप लोग कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो टीला था ये दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी टीला, क्या था? पश्चिमी टीला। और दूसरा था पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी टीला था उसकी क्या विशेषता थी और जो पूर्वी टीला था उसकी क्या विशेषता थी? तो देखिए, जो पश्चिमी टीला हुआ करता था, पश्चिमी टीले के अंदर ऊंचे भवन आया करते थे, ऊंचे 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 भवन, ऊंचे भवन यानी विशाल भवन आया करते थे। क्या करते थे? विशाल भवन आया करते थे। ठीक, पश्चिमी टीला के अंतर्गत। और जो ये ऊंचे भवन या विशाल भवन हुआ करते थे, तो इससे पता चलता है कि ऊंचे भवन या विशाल भवन यानी ये जो पश्चिमी टीला था इसमें दुर्ग आया करते थे। दुर्ग यानी किले, दुर्ग आया करते थे। इसलिए पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दुर्ग टीला बोला जाता था। और यहां पे श्रेष्ठ वर्ग यानी पुरोहित रहा करते थे। कौन रहा करते थे? पुरोहित। ठीक, तो यानी पश्चिमी टीला के अंतर्गत पुरोहित वर्ग रहते थे, यानी इसमें दुर्ग टीला ये सब चीजें हो गई। इसमें ऊंचे भवन आया करते थे। और देखिए जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला, पूर्वी टीला में कम ऊंचे भवन आया करते थे, कम ऊंचे भवन आया करते थे। कम ऊंचे भवन का मतलब, इसका मतलब पूर्वी टीला के अंतर्गत नगर आया करता था। क्या आया करता था? नगर। क्या? नगर। इसलिए पूर्वी टीले को ही नगर टीला भी बोला करते थे या नगरी टीला भी बोला करते थे। तो नगर टीला या नगरी टीला बोला करते थे। तो ये जो पूर्वी टीला था इसको पूछ लेता है कि नगर टीला किसको बोला गया? तो पूर्वी टीला को। दुर्ग टीला किसको बोला गया? तो पश्चिमी टीला को। पुरोहित वर्ग कहाँ रहा करता था? तो पश्चिमी टीले में। अच्छा, यहां तो मैंने लिखा नहीं, तो इसमें कौन आया करते थे? तो नगरवासी। नगरवासी जैसे में शिल्पकार हो गया, शिल्पकार, बढ़ई, किसान, कोई भी वर्ग, मतलब कि एक तरीके से नगरवासी आया करते थे। और जो सबसे निचला टीला हुआ करता था, इन दोनों के नीचे जो सबसे नीचे स्थान पे था, सबसे निचला टीला, सबसे नीचे जो हुआ करते थे, सबसे नीचे यानी सबसे निचला टीला जो हुआ करता था, वहां पे अनुष्ठान हुआ करते थे। तो अनुष्ठान का मतलब हुआ कि मतलब वहां पे क्या हुआ करता था? अनुष्ठान यानी पूजा स्थल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पूजा स्थल हुआ करता था। तो ये चीज पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार बना हुआ है कि दुर्ग टीला क्या कौन था? पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला बुलाता था कि पूर्वी टीला को दुर्ग टीला बुलाता था? तो दुर्ग टीला पश्चिमी टीले को बुलाता था। पूर्वी टीला किसको बुलाता था? तो नगरी टीले को। पुरोहित वर्ग या श्रेष्ठ वर्ग या जो श्रेष्ठ है पुरोहित वर्ग जो, तो वो कहाँ रहा करते थे? तो पश्चिमी टीले में। कुलीन वर्ग या निम्न वर्ग या नगरवासी कहाँ रहा करते थे? तो पूर्वी टीले में रहा करते थे। और सबसे नीचे क्या हुआ करता था? पूजा स्थल यानी अनुष्ठान रहा, अनुष्ठान के लिए किया गया था। तो ये हो गया, इसको भी आप लोग कर लीजिए यहां तक। तो ये हो गया, आप लोग कर लिए होंगे। यानी सबसे नीचे अनुष्ठान या पूजा स्थल यानी धार्मिक स्थल हुआ करता था, ये आप लोगों को पता चल गया। चलिए इसको भी हम लोग उठाते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा वास्तुकला से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया, इसको भी हम लोग उठाते हैं। टीला क्या था आप लोग समझिए, जहाँ लोग रहा करते थे उसको टीला कहा करते थे। टीला दो भागों में बटा था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। ये हो गया आप लोगों का। ठीक, अब देखिए उसके बाद
हम लोग वास्तुकला पे आते हैं। वास्तुकला, अच्छा, इस वास्तुकला से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं। प्रत्येक भवनों या मकानों के बाहर जो नालियां हुआ करती थी, नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुआ करती थी। यानी जो नालियां थी, नालियां पक्के ईंटों से ढका हुआ करती थी। ठीक, उसके बाद तो वास्तुकला में आप लोगों ने देखा कि जो नालियां थी, नालियों में पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, मैंने बता दिया। जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो जो एक स्थान था, एक स्थल था, राकल दास बनर्जी के द्वारा खोजा हुआ स्थान मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला बोलते थे। मोहनजोदड़ो से हर भवन यानी मकान के बाहर कुएं मिले। ये देखिए, मतलब उस समय की व्यवस्था देखिए कि वहां हर घर के बाहर कुएं मिले। आज भी क्या गांव में चले जाए, हर घर के बाहर कुएं मिलते हैं? नहीं। यानी हम ये जो हम लोग अभी हैं, हमसे काफी ज्यादा डेवलप था ना वो सभ्यता, इसीलिए उसको नगरी सभ्यता बोला गया था। ठीक, यानी कहने का मतलब कि मोहनजोदड़ो से हर भवन या मकान के बाहर कुएं के साक्ष्य मिले। इसको लिखिए। हर घरों में रसोई घर, आंगन, रसोई घर यानी किचन, आंगन, उसके बाद स्नान घर, ठीक, अन्न रखने के लिए अन्नागार, आप लोगों को पढ़ाया ही था मैंने मोहनजोदड़ो में और उसमें हड़प्पा में, तो अन्नागार, अन्न रखने के लिए अन्नागार। ठीक, मतलब और भी चीजें थी, मतलब कि रसोई घर, आंगन, स्नान घर, अन्नागार, फिर उसके बाद आंगन हो गया, फिर उसके बाद ये सब चीजें थी। तो देखिए ये वस्तुकला थी। यानी सोचिए आज भी अगर हम लोग चले जाएं, पूरे भारत का भ्रमण करें, तो बहुत कम ही ऐसे गांव होंगे जहां पे हमको ये सारी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन उस समय सोचिए ये सब चीजें मिल रही हैं, तो वास्तव में ये नगरी सभ्यता थी। ठीक, तो बच्चों और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्यौहार का सीजन है, तो वीडियो में आप लोगों को आवाज़ आई होगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाए, जिस और आवाज़ रहे, शोरगुल रहे और आप लोगों को वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब हम लोगों का कृषि रह गया है, यानी एग्रीकल्चर रह गया। उसके बाद हम लोगों का लिपि रह गया कि यहाँ की लिपि क्या थी, 64 प्रकार की क्या थी, चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, ये रह गया है। ठीक, इससे यानी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, तो वो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगले वीडियो में ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कपासी सभ्यता यानी कुछ भी कहिए, नगरी सभ्यता, इसको ख़त्म करेंगे और ख़त्म करके दूसरी सभ्यता में कदम रखेंगे, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, और वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। ठीक ना, यानी अब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको केवल एक वीडियो भेजा जाएगा। ठीक है, अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आप लोग अपना प्यार समर्पण हम पे बनाए रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स माय फ्रेंड्स।